दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम अपने पॉलिटी एमसीक्यूज की सीरीज जो कि बाइलिंगुअल चल रही है, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। उसके पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए है। उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन दो नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं और उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए हम अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे और 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 51 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि जो पीआरआई सिस्टम है, जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारे यहां, उसमें जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, शासन प्रणाली का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, तो पहला लिखा है कि ये सिंगल टायर स्ट्रक्चर है ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आप 73rd अमेंडमेंट की बात करते हैं, 73वें संशोधन की। ठीक है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं ये और बोल रहे हैं कि भैया एक स्तरीय संरचना कैसे होगी भैया। 3 टियर की बात है, वहां पर भी ग्राम खंड और जो आप ब्लॉक सुनते होंगे, ग्राम पंचायत सुनते होंगे, फिर जिला पंचायत सुनते होंगे, तो 3 टियर की व्यवस्था है वो, है ना। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा ये कि ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ऐसा नहीं है, त्रिस्तरीय की बात की गई थी, लेकिन कहीं कहीं जहां पर पॉपुलेशन एक्सेप्शन जहां पर है वहां पर आपको 2 टियर भी देखने को मिल सकता है। तीसरा ये जैसे मध्यवर्ती वहां पर क्या मिसिंग होती है। ठीक है ना। तीसरा ये लिखा गया है कि जो ग्राम है, खंड है और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, बिल्कुल सही डिफाइन कर रहा है ये, है ना। 3 टियर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और इसका आंसर भी यही होगा। लास्ट वन लिखा हुआ है कि भैया 4 टियर स्ट्रक्चर, कहां से भैया, फिर उसको स्टेट को भी, तो फिर सेंटर स्टेट तो अपने आप में एक एक लेवल है ना, 3rd टियर पे ही तो ये है, तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें पूछा जा रहा है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, है ना, नेशनल एंथम। देखिए केस इसमें करंट अफेयर्स में भी था। ठीक है ना, आपको देखा गया होगा कि मतलब सिनेमा हॉल वगैरह को लेके वो केस उठा था। एक आपने केस सुना होगा बिजॉय, जो इमैनुअल है, मतलब बिजॉय इमैनुअल जो है, और वर्सेस स्टेट ऑफ जो आपका सदर्न स्टेट का है आपका। ठीक है ना, बिजॉय इमैनुअल का जो केस है केरला का है। ठीक है ना, उनको स्कूल में मतलब ऐसा इशू उठा था कि राष्ट्रगीत गाने के लिए, खड़े होने के लिए, तो फिर वहां पर कोर्ट ने इंटरवीन किया था। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो पहला स्टेटमेंट देखेंगे। इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात है कि ये इससे क्या होता है कि वाक स्वातंत्र, जो आप आर्टिकल 19 देखते हैं, 19(1)(a दिखते हैं। ठीक है, वाक स्वातंत्र जो है आपका वाक स्वातंत्र, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। अगर बाध्य नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका उल्लंघन होगा, पहला। ठीक है, दूसरा ये कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, है ना। मतलब ये वायलेटिव होगा किसका, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, ये भी ठीक है आपका। तीसरा जो है आपका कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को भी बाध्य करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। देखिए यहां पर समझने की जरूरत है। देखिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पर कि कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। ठीक है, मतलब बाध्य करने के लिए, कि बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि एक आप 1971 वाला देखते हैं जिसमें क्या है कि राष्ट्रीय जो हमारे प्रतीक वगैरह हैं उसकी अवमानना के लिए वहां पर पीनल मतलब प्रोविजन किया गया है, दंड वगैरह की बात की गई है। लेकिन ये नहीं है वो कि बाध्य किया जाए उसके लिए, कि राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो वो उससे रिलेटेड नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये 1 2 3 इसका ऑल होगा आंसर। ठीक है ना, मतलब जो तीसरा भी है, नो प्रोविजन ऑब्लाइंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। ठीक है ना, तो ठीक है, लीगल प्रोविजन की बात कर रहे हैं वो, तो 1 2 3 ऑल हो जाएगा इसका, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, भारत के प्रधानमंत्री की बात है यहाँ पर। ठीक है, और पहला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं। ठीक है ना, ये आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, दूसरा ये है कि इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है अपना कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, ठीक है,
तो जो ये दूसरा स्टेटमेंट है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, तो ये भी गलत है। देखिए ठीक है, हालांकि आप आर्टिकल 78 पढ़ते होंगे, तो अगर प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दे राष्ट्रपति जी को, क्योंकि वो हमारे यहाँ के क्या है, वास्तविक जो आपकी कार्यपालिका है उसके हेड नहीं है, नाम मात्र के हेड हैं वो, नाम मात्र की कार्यपालिका के हेड हैं वो। ठीक है, वास्तविक अगर कार्यपालिका के हेड की बात करें तो वो आपके पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि तीसरा जो स्टेटमेंट देखेंगे कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के चयन की बात करें तो उसमें वो पूर्णतः अपने स्वविवेक का मतलब क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये ठीक है कि उनका फुल डिस्क्रिप्शन है, जो चॉइस मतलब किस तरीके किसको किसको वो अपनी कैबिनेट में रखेंगे, किन मंत्रियों को। ठीक है ना, तो यही स्टेटमेंट इसका सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक की जो प्रयोग की शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति में नहीं है। देखिए ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी, और वैसे भी इस तरीके से कंपैरिजन नहीं हो सकता कि हैज ओनली लिमिटेड पावर्स इन द चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स बिकॉज ऑफ द डिस्क्रेशनरी पावर्स वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो डोमेन ही अलग है राष्ट्रपति की, जब विवेकाधीन शक्तियों की बात करते हैं, जब राष्ट्रपति के जैसे क्षमादान की शक्ति वगैरह आप देखते होंगे आर्टिकल 72 में। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जो सही है वो ये आपका सी स्टेटमेंट है कि वो अपनी कैबिनेट में किस मिनिस्टर्स को रखना चाहते हैं, वो उनके डिस्क्रेशन का पार्ट होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, 54 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो मतलब एक तो एजर्शन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है, तो देखना है हमको कि क्या है। तो अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है ना, तो इनको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है ना, भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर जब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 29 और 30, तो वहां पर उनके आधार पर उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा नहीं दी गई, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा लिखा है आर की जो रीजन दिया गया है एजर्शन का, कि अल्पसंख्यक जो आपका माइनॉरिटी कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। बिल्कुल सही बात है ना, 1992 में उसको एक्ट लाके है ना वैधानिक बनाया गया है, विधिक है वो, लेकिन संवैधानिक नहीं है। तो दोनों के दोनों जो है इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन ये इसकी इस संदर्भ में जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, एग्जैक्ट उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ना, तो उसकी जो व्याख्या है वो उचित रूप से नहीं कर रहा है। इसलिए ए और आर इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप में दोनों सही हैं। ठीक है ना, और व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया इसका आंसर, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 54 का आपका बी हो जाएगा कि दोनों सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। जो वर्तमान स्थिति है उसमें जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा जो है मतलब निर्धारित की गई है। ठीक है ना, मतलब किस वर्ष की जनगणना के संदर्भ में मतलब ये जनसंख्या से संदर्भित है। तो देखिए इसको समझिए थोड़ा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उसमें जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें जब मतों का मूल्य निकाला जाता है तो उसमें जो फॉर्मूला है, ये जो इतने बड़े में लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉर्मल समझिएगा कि राज्य की जो आपकी टोटल जो क्या है पॉपुलेशन है, ठीक है ना, पॉपुलेशन हो गई, उसको डिवाइड कर दीजिए कि उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की टोटल जो नंबर से वो क्या है, कुल संख्या क्या है, और फिर उसमें इंटू कर दीजिए 1/1000 से। कितने से? 1/1000 से। तो इसके बराबर जब आप निकालेंगे तो राज्य के प्रत्येक निर्वाचक के मतों का मूल्य आता है, मतलब वैल्यू आती है। ठीक है ना, वहां से है ना, ये प्रक्रिया है जब निर्वाचन प्रक्रिया आप देखते होंगे राष्ट्रपति की। ठीक है, अब इसमें एक और भी है कि एक और प्रोविजन है कि राज्य विधानसभा के अगर निर्वाचित सदस्यों की ये कुल संख्या है 1000 के, जब 1/1000 लिखा है उसके गुणितों को गिनने के बाद अगर कोई शेष है 500 से कम ना हो तो प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाता है। तो ज्यादा क्लिष्ट नहीं करना है, इतना टेक्निकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें पॉपुलेशन पूछ रहा है कि किस आधार पे किया जाता है। यहां पर जो पॉपुलेशन की बात करें तो वो जो है आपकी राज्य की जनसंख्या के संदर्भ में 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए 1971 की जनगणना आपका जो दिया है, सेंसस जो दिया है 1971 का, वो किस में दिया है? सी में दिया है। देखिए तभी से अभी आप देखेंगे तो अभी करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर ही था कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि भैया हम तो 70 के दशक के बाद पॉपुलेशन कंट्रोल किए, अब आप जो है सीट वगैरह और जो सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से दे रहे हैं तो वो उसका विरोध कर रहे थे। उसी से संदर्भित रखिएगा। तो वो राज्य की जो जनसंख्या की गणना की जाती है
1971 से की जाती है राष्ट्रपति जी के चुनाव में, जो आपके राज्यों से प्रत्येक निर्वाचक के मतों के मूल्य के रूप में अभिहित होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका सी 1971 की सेंसस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान के में निम्नलिखित में से क्या कथित है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिया गया। पहला ये कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो संसद है वो किससे किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद आपका लोकसभा और राज्यसभा। देखिए राज्यसभा को पहले लिखिए, आर्टिकल में भी वो पहले आएगा, क्यों, क्योंकि वैसे तो वो अपर हाउस है ना हमारा, इसलिए। तो 79 में आप देखेंगे तो संसद के गठन की बात है, इन तीनों की बात है। 80 में आएंगे तो फिर राज्यसभा, फिर उसके बाद आपको लोकसभा दिख जाएगी। ठीक है ना, तो ये जरूर है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये ठीक बात है। दूसरा जो लिखा हुआ है आपका कि भैया राष्ट्रपति और जो संसद है, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, तो मैंने आपको यहां पर क्या कर दिया है, ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है ना, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि बी में दिया गया है। 57 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है हमको। ठीक है ना, एक तरफ तो मतलब जो अपने यहाँ फंक्शन करने वाले जो पदाधिकारी हैं, प्राधिकारी, अथॉरिटी हैं, उनके नाम है ना, और उनके आगे फिर शपथ या प्रतिज्ञान है, जो वो ओथ लेते हैं ना, जो अफर्मेशंस भी जिसको बोला जाता है, ओथ लेते हैं जो। ठीक है, तो एक तरफ भारत के राष्ट्रपति लिखे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो सीजेआई हैं, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश भी हैं, और सब एक ही तरीके की शपथ लेते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो। ठीक है, और फिर संसद सदस्य हो और संघ के मंत्री हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो कैसे लेंगे कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, मतलब फेथ एंड एलिजेंस जो होगा आपका किसके प्रति, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति होगा। ठीक है ना, तो ये आपका ठीक है। दूसरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश होंगे, अब देखिए यहाँ से आप अपना मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अब यहाँ पर लिखा हुआ संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। अब रूल ऑफ लॉ देखिए, संविधान और विधि की जो उचित व्याख्या है, संविधान की व्याख्या कौन करते हैं, हमारे कोर्ट्स करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, एकीकृत न्यायपालिका है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ। तो इससे भी आप मिला लेते हैं कि ए का जो होगा आपका 3 और जो आपका बी का होगा 4, है ना, ए का 3 और बी का 4 दो ऑप्शन में है आपको। और उसके बाद संसद के सदस्य की बात आएगी तो सूचना की गोपनीयता ये नहीं है, मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, जो अब देखते होंगे तो ये मंत्रियों के संदर्भ में होता है। ठीक है ना, जो मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन होते हैं, जो लिखा हुआ है कि ये संघ के मंत्री जो होते हैं। ठीक है, तो डी का आपका 1 हो जाएगा, जबकि संसद सदस्य का कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन, मतलब जो है आपका फेथफुल, मतलब जो भी वो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं उसका निष्ठापूर्वक वो उसका निर्वहन करेंगे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब ए का हो गया आपका 3 और बी का हो गया आपका 4, सी का हो गया आपका 2 और डी का हो गया 1। ठीक है ना, डी का हो गया आपका 1, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 57 का। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, और ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली, जो आपका रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अब ये पूरी उद्देशिका का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो आपको अगर टाइम सेव करना है, आपको दिख गया तो आप देखिए कि डॉट कहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज हैं इस दिनांक में एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, मतलब डेट पूछना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली देखिए ये जो है आपका डेट वो 26 नवंबर 1949 है, जो संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। नीचे देखिए आप 59 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें नीचे दो वक्तव्य दिए गए, फिर वो एजर्शन और जो आपका रीजनिंग के रूप में, रीजन के रूप में क्वेश्चन है। तो जो इसमें कथन दिया गया है कि जानबूझकर जो अवज्ञा या न्यायालय के आदेश की अवहेलना, न्यायिक व्यवहार के प्रति असंयत भाषा का प्रयोग न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। बिल्कुल ठीक बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं ये, अभिलेख न्यायालय, और फिर वहां से निकलता है जब आर्टिकल 129 वगैरह आप देखते होंगे, है ना। तो ये जो कथन है वो आपका बिल्कुल क्या है,
ठीक है। दूसरा देखिए आप कि जो न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविज़्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जब से पीआईएल वगैरह आएगा, है ना? तो 1980 के बाद से आप न्यायालय में देखेंगे तो आपको नवाचार दिखाई देगा, इनोवेशन दिखाई देगा, ठीक है ना? तो जहाँ पर कार्यपालिका के भी डोमेन में इनका क्या है कि मतलब जुडिशरी का आपको इंटरवीन दिखाई देगा। तो कभी-कभी वो सही होता है, कभी-कभी उसकी आलोचना की जाती है, वो मेंस के आंसर राइटिंग का टॉपिक है, ठीक है ना? तो ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाएँगे। ये देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता का लाभ जो है वो तब तक नहीं है जब तक न्यायपालिका को पर्याप्त जो है अधिकार न प्रदान किए जाएँ। देखिए इंग्लिश में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विथ प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश कंटेम्प्टस जो आपके बिहेवियर है ना? जो कंटेम्परी जो उस समय कंटेम्प्ट मतलब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है कि भैया जो ऐसे हो जो अवमानना के आचरण से संदर्भित हों, है ना? तो उनके लिए उनको पावर भी दिया जाना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि सिर्फ़ वो अपना व्यू रख दे। तो दोनों जो आपके असर्शन और रीज़न हैं बिल्कुल इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप पर बिल्कुल सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है ना? व्याख्या नहीं कर रहा है। एक तरफ तो न्यायिक सक्रियता की बात कर रहे हैं, वो तो मतलब न्याय दिलाने के लिए एक नवाचार है और ये तो कोर्ट के अपने पर्सनल डोमेन में है, ठीक है ना? तो ये आपका दोनों व्यक्तिगत रूप में सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही रूप से नहीं कर रही, उचित व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है 59 का बी हो जाएगा कि ए और आर जो ट्रू है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना? नेक्स्ट वन देखेंगे, ये दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, किस चीज़ की सिफारिश की थी? तो उससे रिलेटेड है, आप चुनाव सुधार के संदर्भ में सुनते होंगे, इंद्रजीत कमेटी भी सुनते होंगे, दिनेश गोस्वामी समिति भी सुनते होंगे, तो वही दिनेश गोस्वामी समिति की बात कर रहे हैं। तो ए में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, देखिए इसकी नहीं है। लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति लिस्ट सिस्टम की भी बात नहीं थी वो, और लोकसभा के चुनाव के सरकारी वित्तीय निधियन जो लिखा है मतलब गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंटरी इलेक्शन, देखिए अभी भी चुनाव सुधार में ये एक मुद्दा बना रहता है रेगुलर करंट में, और इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है। लास्ट वन लिखा है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनकी अभ्यर्थता पर प्रतिबंध, ये कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो बिल्कुल चुनाव सुधार नहीं है, ये तो मतलब डेरोगेटरी एक्शन है, ठीक है ना? मतलब ये नहीं होगा, इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पर पंचशील का जो आपने यहाँ प्रिंसिपल दिया गया था, है ना, जो पंचशील का सिद्धांत है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला लिखा है नॉन अलाइनमेंट, जिसको गुट निरपेक्षता, मतलब जब विश्व जो था दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक यूएसएसआर जिसको सोवियत यूनियन बोलते हैं आप, है ना, सोशलिस्ट अप्रोच में, और कैपिटलिज्म का जो मतलब फादर है वो आपका कौन है? एडम स्मिथ से लेके को रिलेट करके पढ़िए, वो यूएसए है। तो उस समय दो धुरी में मतलब पूरा विश्व बटा हुआ था, है ना। 1950 की बात कर रहे हैं अपन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस समय किसी भी गुट में सम्मिलित होना नेहरू जी ने उचित नहीं समझा था, ठीक है। तो वो गुट निरपेक्षता से संदर्भित है, जिसकी अब बोलते हैं कि प्रासंगिकता नहीं रह गई है, ठीक है ना। तो ये जो गुट निरपेक्षता है ये नहीं है इसमें सम्मिलित। बाकी जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, तो ये है आपका, ठीक है। और जो आपका एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी है, उसकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में लिखा गया है उसमें, और म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, मतलब एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, वो भी सोवरेनिटी के अंतर्गत आता है कि भैया अतिक्रमण ना करे, है ना, जैसे एग्रेसिव अप्रोच ना दिखाए, जैसे आप तो देखते होंगे विवाद, ठीक है ना, साउथ चाइना सी वगैरह को लेके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है और नहीं पूछा था इसमें, ठीक है। बाकी सब है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 73rd जो हमारा अमेंडमेंट है, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम वाला, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उसमें क्या एक जो प्रस्ताव है वो इसमें प्रस्तावित नहीं किया गया है ना। मतलब कौन सी जो चीज़ नीचे दी गई है वो उसमें प्रपोज्ड नहीं की गई है। तो पहला ये कि सभी निर्वाचित ग्रामीण जो आपके स्थानीय निकाय हैं, है ना, लोकल गवर्नेंस जो आप देख रहे हैं, उसमें मतलब महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। 30% को आप यहाँ पर 1/3 से समझिएगा, 1/3 सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है। ये ठीक है आपका, है ना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये है कि ये किया गया है। दूसरा ये कि पीआरआईस के लिए संसाधनों के नियतन के लिए, नियमन है ये, नियतन नहीं है, नियमन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। बिल्कुल वैसे ही आप कनेक्ट करिए जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में जो 280 में अपन बात करते हैं कि भैया जो वित्त आयोग है हमारा, वो वहाँ पर एक दूसरे के बीच में संसाधनों का वितरण करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। 243 आर्टिकल आप देखेंगे वहाँ आपको दिख जाएगा 243 के। उसके बाद आप देखिए सी जो स्टेटमेंट है कि
पंचायती राज जो निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हो, मतलब उनके पास उनके जो बच्चे हों, जो चिल्ड्रंस हैं, वो 2 या 2 से अधिक हो। तो भैया ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं किया गया था और यही आंसर होगा उसका। लास्ट वन देखिए कि अगर कोई पीआरआई जो है वो राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमित की जाती है या उसका विघटन कर दिया जाता है, मतलब अगर वो क्या की जाए, अगर डिसॉल्व कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर उसको 6 महीने के अंतर्गत, मतलब उसी अवधि में उसको चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो सी बस नहीं है, बाकी जो प्रावधान है वो है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे कि इसमें लिखा गया है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे लिस्ट सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि भैया जितने पार्टीज हैं उनको एक परसेंटेज के आधार पे प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो FPTP है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है ना, फर्स्ट पास पोस्ट ही उसको पढ़ा करिए आप। ठीक है ना, वो पहले आए सब ले जाएं वो थोड़ा सा ऑड लगता है, आंसर राइटिंग में भी बेकार लगता है, आप फर्स्ट पास पोस्ट लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो आपका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो आवश्यक नहीं है कहाँ, है ना, ऐसा पूछ रहा है कि जहां कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं, इससे संदर्भित नहीं है कि वहां पर कोई भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, इससे क्या लेना देना। दूसरा ये कि द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, बिल्कुल यही होगा कि अगर 2 पार्टी सिस्टम है, अगर कहीं पर अगर 2 पार्टी सिस्टम है तो फिर वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं रह जाती है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका यही आंसर होगा। थर्ड वन जो है FPTP। ठीक है, जहाँ पर FPTP आपकी प्रचलित है वहाँ पर तो मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है, वो भी हो सकता है, इससे भी संदर्भित नहीं है। और लास्ट वन जो है राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण, ये डायरेक्टली इंप्लाइड नहीं है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ होता है वहाँ पर जनरली जो है आपको जनरली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, और 64 नंबर का क्वेश्चन है और ये PIL की बात करें। ठीक है, 1980 के दशक से आप PN भगवती का नाम भी सुनते होंगे। तो जो लोकहित मुकदमे हैं, जो जिनको देखिए जनहित याचिका से समझिए इसको, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिटिगेशन, इसको सोशल लिटिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये जो मतलब संकल्पना आई वो कहाँ से उसका उद्भव हुआ था। तो ए लिखा है यूके। देखिए ये जो आप जुडिशरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको बोलते हैं आप, लोकहित मुकदमा बोलते हैं जिसको जनहित याचिका PIL, ये जो है ना सब, ये जो नवाचार है वो आपके USA से अधिहित किए गए हैं, वहीं से अधिग्रहित किए गए हैं, वहीं से अभिहित किए गए, वहीं से लिए गए हैं। तो इस बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स आपका सी में दिया गया है, और इसका आंसर आपका यूनाइटेड स्टेट्स सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि भारत के प्रधानमंत्री, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, उसके बाद यहां पर कथन दिए गए, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल सही बात है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब बताइए कि विश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है, जब हमारे आर्टिकल 75(3) में लिखा है कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। तो भैया लोकसभा में जब विश्वास लाया जाता है तो, और लोकसभा का ही जो बहुमत दल का नेता होता है वो हमारे यहाँ PM बनते हैं। तो अब भैया लोकसभा में जब विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वहीं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, अब जब प्रधानमंत्री जब उस सदन के सदस्य ही नहीं होंगे तो वो फिर वोट में क्यों हिस्सा लेंगे। ठीक है, इसलिए ये जो ऑप्शन है आपका वो आपका सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, निम्न सदन में बजट पर बोल नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं है, केवल उच्च सदन में ही बोल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। और प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप मनमोहन सिंह जी का उदाहरण यहाँ पर सीधे संदर्भित देख रहे होंगे, वो यहाँ पर प्रासंगिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नॉन, जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपका ए हो गया 65 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए फिर से कथन और कारण के रूप में क्वेश्चन है, मतलब रीजन दिया गया है और एजर्शन, और बताना है इसका आंसर आपको। तो लिखा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% जो सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे कि हमेशा जब सुधार की बात होती है तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि भैया 10% ही जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, है ना, तो उसको बढ़ाना जरूरी है ना, क्योंकि आप क्रिस्टीना लिगार्ड वगैरह का स्टेटमेंट सुनते होंगे कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का वो हर लेवल पे अगर इक्वल हो जाए तो हमारी जो GDP है वो वैसे ही 2 गुने 4 गुने 5 गुने पे पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो उसी से संदर्भित इसको समझिएगा आप। ठीक है, तो जो
पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है, ये तो आपका क्या है, गलत है ना, क्योंकि देखिए संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए जो 33%, इसीलिए तो बात बार बार उठाई जाती कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके इसको क्या करो, इसको अनिवार्य बना दो, इसके लिए आधार प्रस्तुत करो, जिसके लिए संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड की जरूरत है। तो पहला तो आपका गलत हो गया जो कथन दिया गया। अब कारण देखते हैं कि चुनाव लड़ने वाले जो राजनीतिक दल हैं बिना किसी संवैधानिक संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। ये एक अलग चीज हो गई। एक तो वो कि देना ही पड़ेगा, वो अधिकारी हो जाएगा अगर संविधान में उल्लेख हो जाएगा। एक ये कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन में, वो एलोकेट कर सकती है अपनी पार्टी में कि भैया जो हमारे यहाँ लड़ने वाले लोग हैं उसमें से हम 1/3 33% जो है सीट्स वो किसको दे देंगे, वुमेन कैंडिडेट्स को दे देंगे बिना संविधान के किसी प्रावधान के। तो वो उनका अपना डोमेन है, वो कर सकते हैं। तो ए गलत है आपका और आर सही है, व्याख्या का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं उठता। तो देखिए डी में लिखा हुआ है कि ए गलत है और आर सही है, और यही इसका आंसर होगा 66 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें जो आपका एंटी डिफेक्शन है, ठीक है, कौन सी एक अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है, अनुसूची की बात कर रहे हैं आप, 12 अनुसूची देखते होंगे 12। तो जो 10वीं आपकी अनुसूची है उसमें दल बदल को लेकर प्रोविजन किया गया है। 11वीं आप देखेंगे तो पीआरआई को लेके है, और 12th आप देखेंगे तो किसके लिए, म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। 8वीं भाषा के लिए है, 7वीं में जो है राज्य सूची संघ सूची और उसकी बात की गई है। 6वीं जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये बिल्कुल ही कंटेक्चुअल क्वेश्चन था कि भैया किस में है एंटी डिफेक्शन लॉ की बात, तो आपका 10th शेड्यूल में है जो कि डी में दिया गया है, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट वन देखेंगे कि भारतीय जो संसदीय प्रणाली है जो हमने ब्रिटेन से लिया है, वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से बात में भिन्न है, मतलब किन किन प्रावधानों में वो उससे अंतर रखती है ना, डिफरेंट है। तो पहला लिखा है कि वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, यहाँ तो साम्यता दिखाई देगी कि बोथ आर रियल एंड नॉमिनल, जो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला तो ठीक है। दूसरा ये कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है, मतलब द्विसदनीय विधायिका है, ये भी ठीक है आपका। और जो फोर्थ है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो मैक्सिमम आपके यूएसए से लिए गए, तो ये जो है आपका वो यूएसए से प्रेरित है। और यही जो प्रावधान है वो वहाँ पर ब्रिटेन में आप देखेंगे, न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा आप खुद से सर्च करके, आपको बहुत ही मतलब अलग टाइप की प्रणाली वहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 68 का, वो डी होगा, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली में यहाँ पर डिफरेंस है, वहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है। और ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई लॉ है उसका फिर पुनर्विलोकन वो कर सकती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 1959 में पीआरआई जो है भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ किया गया, पंचायती राज। तो आपको पता है कि राजस्थान के नागौर का नाम आपने सुना होगा, 2 अक्टूबर 1959। तो यहाँ पर राजस्थान ए ऑप्शन में दिया गया है, और इसका आंसर भी आपका ए हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो आप लोग पढ़ते होंगे इकोनॉमिक सर्वे, वो पब्लिश्ड कौन करता है, तो आप नाम सुनते होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अफेयर्स डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, तो किसके अंतर्गत है, तो ये लिखा गया है यहाँ पर ऑप्शन में, देखिए आरबीआई होगा नहीं, योजना आयोग होगा नहीं, उद्योग मंत्रालय क्यों करेगा भैया, ठीक है। उसके बाद वित्त मंत्रालय, तो वित्त की बात है तो वित्त मंत्रालय ही तो करेगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 70 का आंसर आपका सी है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन कि 1996 में और 97 में जो सत्ता में रही थी आपकी यूनाइटेड, देखिए ये जो है आपकी जो यूनाइटेड फ्रंट बना था, संयुक्त मोर्चा बना था, उस सरकार में निम्न में से कौन से दल शामिल नहीं थे, पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी जो थी आपकी वो शामिल नहीं थी, समता पार्टी भी शामिल नहीं थी, हरियाणा विकास पार्टी भी नहीं थी, और असम गण परिषद जो है वो शामिल थी, ठीक है ना। उस समय की बात करें अगर अपन, तो उसमें लगभग 13 पार्टीज थी, जैसे समाजवादी थी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम थी, तेलुगु देशम पार्टी है, असम गण परिषद है, ऑल इंडिया जो इंदिरा कांग्रेस तिवारी लेफ्ट फ्रंट थी जिसमें 4 पार्टीज थी, जो तमिल आपकी मानीला कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी आपकी, और महाराष्ट्रवादी जो गोमंतक पार्टी थी, ठीक है ना। इस तरीके से 13 पार्टियों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, और उसके जो प्रथम आप पीएम देखते हैं, प्रधानमंत्री, तो एचडी देवगौड़ा थे, जो जनता दल से थे, ठीक है ना, जनता दल से थे वो, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो आप आई के गुजराल जी का टाइम देखते हैं, तो असम गण परिषद उसमें सम्मिलित थी, बाकी 3 नहीं थे, तो इसका आंसर बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। तो पहला ये कि कच्चा तीवू और 3 बेघा, ये 2 राज्य क्षेत्र है, ये किसके बीच में, कच्चा तीवू आप श्रीलंका के संदर्भ में सुनते होंगे, भारत जब और श्रीलंका का संबंध पढ़ते होंगे आप आईआर में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। 3 बीघा जो क्षेत्र है वो अंतर क्षेत्र कहाँ पर है आपका,
कहाँ? बंगाल से लगा हुआ, मतलब किसके बीच में होगा? बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है 3 बीघा वाला राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि पहले स्टेटमेंट में कि ये जो राज्य क्षेत्र थे उन्हें भारतीय, है ना, जो जिन्हें भारतीय गणराज्य ने फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। नहीं भैया, ये फ्रांसीसियों से प्राप्त नहीं किया था, ये गलत है। दूसरा ये कि ये वो राज्य क्षेत्र हैं जो भारत सरकार द्वारा क्रमशः श्रीलंका और बांग्लादेशी प्रभुसत्ता को सौंप दिए गए। ठीक है, बिल्कुल ये जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना, और यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, और तीसरा जो है, और कच्चा तीबू, 3 बीघा वे क्षेत्र हैं जो 1962 का जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसके बाद चीनियों ने उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था, ये नहीं है। और लास्ट वन जो लिखा है कि ये वो क्षेत्र हैं जो श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ की गई पट्टा व्यवस्था द्वारा हस्तांतरित है, मतलब ट्रांसफर्ड किया गया है इनको लीज अरेंजमेंट के थ्रू, तो ये भी नहीं है, आंसर आपका बी है। ठीक है ना, कि कच्चा तीबू और जो 3 बीघा क्षेत्र है वो किसमें? श्रीलंका और बांग्लादेशी जो सोवरेंटी को क्या किया है? इंडिया ने सौंप दिया है, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया है, तो 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि भैया जो भारत में रहने वाले जो ब्रिटिश नागरिक हैं वो दावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात है, मूल अधिकारों की बात है। जब आप मूल अधिकारों का वर्गीकरण करते होंगे तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 है ना, 16 है, 19 है, 29 है और 30, और विदेशियों को जब प्राप्त मूल अधिकार आप देखते होंगे तो आर्टिकल 14 है जो आपका, है ना, जो विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण है। फिर आर्टिकल 20 पढ़ते होंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। फिर 21 पढ़ते होंगे आप जीवन का अधिकार। फिर 23-24 जो पढ़ते होंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25, 26, 27, 28 देखते होंगे, उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो यही नहीं है। ठीक है ना, ये आपका भारतीय नागरिकों के लिए स्पेसिफिक जो है विशेषीकृत मूल अधिकार, यही इसका आंसर भी हो। बाकी जो आर्टिकल 14 है ये देखिए आपका कहाँ पर है, ये 19 में है ना, आर्टिकल 19 में है, ये व्यापार और वाणिज्य से संदर्भित जो स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, और विधि के समक्ष समता के अधिकार की बात कहाँ? आर्टिकल 14 मैंने बता दिया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार आर्टिकल 21 हो गया, ये तो मिला है ना उनको, ब्रिटिश नागरिक दावा कर सकते हैं, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ठीक है ना, तो जो ये ए है, जो आर्टिकल 19 है, वो विदेशी नागरिक जो है, ब्रिटिश नागरिक, उसका दावा नहीं कर सकते। ब्रिटिश से मतलब आप विदेशी से लीजिए। ठीक है ना, इसमें दो ही तरीके से वर्गीकरण होता है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार, जो मैंने आपको बता दिया। तो आंसर इसका ए होगा, है ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। इसके लिए वो चैलेंज नहीं कर सकते, वो इंडिया में नहीं क्लेम कर सकते कि हमको ये फ्रीडम चाहिए भैया, हमको ये राइट क्या करना है, एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है हमारा, उसके संदर्भ में यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। 1993 का जो आप मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम देखते हैं, उसी से ये राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार का अस्तित्व आया है, ये आपको पता है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे और इसमें बताना है कि कौन सा सही है, कि भैया जो इसके चेयरमैन होते हैं मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले ऐसा प्रावधान था, लेकिन अब विगत वर्ष में ये एक्ट में संशोधन किया गया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष के रूप में, जो पहले केवल सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए था, जो मतलब सेवानिवृत्त हमारे मुख्य न्यायमूर्ति थे, केवल वही बन सकते थे उसके क्या अध्यक्ष या चेयरमैन, है ना। लेकिन अब क्या प्रावधान किया गया है कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या रहे हों। ठीक है ना, तो ये प्रावधान हो गया है, इसलिए ये आपका अब के संदर्भ में ये गलत है, ये चेंज हो गया है। दूसरा ये कि इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापना है। हालांकि ये जो एक्ट आप पढ़ेंगे तो इसकी जो धारा 21 है, इसमें आपके राज्य मानवाधिकार आयोग की संकल्पना के बारे में वहां पर प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, लेकिन हर राज्य में नहीं, अभी भी आप देखेंगे तो 20 राज्यों में लगभग राज्य मानवाधिकार आयोग की संस्थापनाएं की गई है, वहां पर फॉर्मेशन किया गया है, जिसमें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का उन स्टेट्स में 20 के लगभग, तो सभी में नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, तो पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए आप, इसकी जो शक्तियां हैं केवल सिफारिशी प्रकृति की है। जब विश्लेषण किया जाता है तो बोला जाता है कि भैया ये जो है दंत विहीन शेर हैं, मतलब ये क्या है कि इनकी जो पावर्स हैं वो केवल क्या है, एडवाइजरी है इन नेचर, रिकमेंडेटरी है इन नेचर, मतलब अगर उसका पालन नहीं किया जाता तो उसमें वो किसी भी तरीके का प्यूनिटिव एक्शन, मतलब किसी भी तरीके का मतलब दंडात्मक निर्णय नहीं ले सकते, उसे दंड देने की शक्ति नहीं दी गई है। तो तीसरा जो है आपका बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन ये है कि आयोग के एक सदस्य के रूप में अब एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है, मतलब ये बोला गया है, इसको ऐसे समझिए कि बोला
बोलना ये चाह रहे हैं कि इसमें ये लिखा है कि मैंडेटरी बनाया गया है कि एक वुमेन मेंबर को वहां पर कमीशन में अपॉइंट किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो स्ट्रक्चर है कमीशन का, उसमें देखिए कि जो चेयरमैन है आपके, वो अध्यक्ष होंगे, वो कौन होंगे, सीजेआई होंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के, या फिर जस्टिस भी हो सकते हैं कोई सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। अब वो या तो रहे हो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, ठीक है ना, उससे संदर्भित है ये, है ना, ये सीजेआई की बात कर रहे हैं, और जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब सदस्यों की बात करें तो उसमें एक सदस्य जो है वो ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या रहा हो, यहां हर जगह है या रहा हो शब्द जो है प्रतिस्थापित किया गया है। उसके बाद एक जो सदस्य होंगे वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या रहे हों। उसके बाद तीन जो व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, किससे रिलेटेड मामलों में, मानवाधिकारों से संदर्भित मामलों में, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी अफेयर्स होंगे, जो भी मैटर्स होंगे, तो उस पर जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान हो, तो तीन सदस्य वो होंगे, और उनमें से एक जो होगी वो महिला सदस्य की वहां पर नियुक्ति की जाएगी। तो इस संदर्भ में आज की डेट में ये प्रासंगिक और बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। और यहां पर ऑप्शन में कहीं भी 3 और 4 नहीं है, तो आप समझ गए होंगे, आप आंसर रिकॉग्नाइज कर जाइएगा कि ये जो है आपका थर्ड और फोर्थ इसमें सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है, क्योंकि इसमें अब अमेंडमेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक जो प्रयोग किए गए थे, है ना, उसमें जो शॉर्ट लिव्ड था, जो मोस्ट शॉर्ट लिव्ड था, है ना, जो सबसे कम समय तक चला, वो कौन सा एक्ट है। 1861 का जो भारत काउंसिल एक्ट आप देखते, भारत परिषद अधिनियम देखते, जहां से हाईकोर्ट वगैरह की स्थापना होती। फिर 1892 वाला आप देखते हैं जिसमें बजट में बहस करने वगैरह का अधिकार मिल जाता है। अब कांग्रेस आ गई है आपकी, है ना, तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है ये भी, ये, और फिर तीसरा है आपका 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, जो मॉर्ले मिंटो बोला जाता है जिसको, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे कम टाइम तक जीवित रहने वाला, मतलब चलने वाला जो उनका प्रयोग था, संवैधानिक प्रयोग था आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और 1919 वाला तो आप देख रहे हैं, है ना, भारत परिषद अधिनियम है जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद 1935 आ जाएगा। तो सबसे कम तक यही है, आपको पता ही होगा कि उस समय बंगाल विभाजन और बहुत सारी जो है यहीं से सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व का जो मतलब हमारे यहाँ बीज बोया गया था, वो 1909 से ही चालू हुआ। फिर 11 में फिर राजधानी परिवर्तित की जाएगी कलकत्ता से, कहाँ, आपकी दिल्ली, और जॉर्ज मेरी, और मतलब मेरी और जॉर्ज पंचम वगैरह आएंगे। तो इसका आंसर जो होगा आपका 1909 होगा, जो सबसे कम समय तक चला था, मॉर्ले मिंटो सुधार भी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट वन देखेंगे कि भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को, मतलब रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज होती हैं। देखिए जब आर्टिकल 29 और 30 देखते हैं तो अल्पसंख्यकों के हितों से संदर्भित क्या है, जो मतलब अधिकारों का संरक्षण वहां पर किया गया है। तो आप देखेंगे तो कहीं भी अल्पसंख्यक को मतलब डेफिनेशन तो दी नहीं गई है, उसकी परिभाषा तो दी नहीं गई है संविधान में। तो धर्म, भाषा और जो आपकी संस्कृति के आधार पर उनको माना जाता है। तो धर्म और भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान मान्यता देता है, ऐसा माना जाता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। लास्ट वन, धार्मिक, भाषाई और निर्जाति नहीं, बिल्कुल एथनिक माइनॉरिटीज की कोई चर्चा हमारे यहाँ नहीं है, इसको आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। 29-30 के संदर्भ में आप उसको देखिएगा, ठीक है ना, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट वन देखेंगे कि 1993 में जो पीआरआई सिस्टम जो बिल लाया गया था हमारे यहाँ, तो पहले से हटकर उसमें अनेक नए उपबंध किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपबंध नहीं, इसको ऐसा सीधे समझिए कि 1993 में जब पीआरआई बिल जब इनैक्ट किया गया, तो कौन सा ऐसा इसमें नीचे जो प्रावधान दिया गया उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे नए प्रावधान उसमें जोड़े गए थे। तो पहला ये कि भैया अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक वानिकी। देखिए सोशल फॉरेस्ट्री आपको पता होगा 1976 से हमारे यहाँ वो क्या हो गई थी, चालू हो गई थी। तो ये क्षेत्र जो है सम्मिलित दायित्व इनके दिए गए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपका ठीक है जो पहला वाला है ना। और दूसरा जो है सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापक किया जाना, है ना, मतलब निर्वाचन के लिए बोला जाना कि भैया मैंडेटरी बनाया जाए फॉर ऑल पोस्ट एट द टाइम दे आर ड्यू, है ना, उनके लिए इलेक्शंस को, ठीक है। तीसरा जो है कि पंचायत में 1/3 पदों पर महिलाओं का सांविधिक जो है आपका प्रतिनिधित्व होगा। सांविधिक लिखा है, देखिए स्टैचुरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सांविधिक का मतलब क्या, जो किसी विधि के थ्रू लाया गया हो, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, विधि के तहत जो लाया गया, जैसे एक्ट लाया जाता है। तो स्टैचुरी रिप्रेजेंटेशन की 1/3 जो होगा स्ट्रेंथ जो होगी वो वुमेन के लिए पंचायतों में आरक्षित किया जाएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल आपका क्या है, ठीक है। लास्ट वन जो है आपका स्टेटमेंट कि रेगुलर रीम्यूनरेशन टू द पंचायत मेंबर्स, ठीक है, सो एज टू एंश्योर देयर
पंक्चुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए जो समय पाबंदी और जवाबदेही जो है सुनिश्चित करने की बात है वो इसमें नहीं है कि पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी जो है समय पाबंदी और क्या हो, मतलब जवाबदेही सुनिश्चित हो, तो ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आप वैसे भी सिंपली रिकॉग्नाइज कर लेंगे इसको। नेक्स्ट वन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में अगर कोई संशोधन लाना है ना, मतलब कोई अमेंडमेंट लाना है, आप देखते हैं ना हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 में जो है दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अगर कोई संशोधन लाना है तो वो इनिशिएट करना है, मतलब कहाँ पे लाया जा सकता है उससे संदर्भित है। तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है वो बिल, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में क्यों लाया जाएगा भैया, वो तो संसद संसद का डोमेन है ना, तो संसद में लाया जाएगा। राज्यों का तो उसमें कोई रोल नहीं है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं लाया जाएगा, और राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं लाया जाता है। राष्ट्रपति तो संसद से अलग है, संसद में बिल लेके क्यों जाएंगे वो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 78 का, वो हो जाएगा डी। ठीक है, जो कि 1 और 2 लोकसभा एंड राज्यसभा है। नेक्स्ट वन देखेंगे कि जो जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम है, ठीक है, उसके द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है और भारत के संविधान के अपमान को अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों की निरहरता की जाएगी। ठीक है ना, ये इंडियन नेशनल फ्लैग है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर है कि अगर उनके संदर्भ में उनकी इंसल्ट की जाए तो उसको एक ऑफेंस के रूप में माना जाएगा और उसमें फिर पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब उसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है आपको वो वहां पर लागू किया जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है 6 साल के लिए, है ना, जब से वो मतलब उनकी निरहरता संदर्भित की जाए तब से। ठीक है, दूसरा देखिए, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाली जो सिक्योरिटी होती थी, जिसको प्रतिभूति निक्षेप लिखी गई है, उसमें वृद्धि की गई है, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है ये, इसी की बात करते हैं जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं, तो बोलते हैं, आप जब कमेटीज का रिकमेंडेशन पढ़ेंगे, एआरसी वगैरह में पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा होता है कि भैया एक ही आदमी को 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से क्या होता है, जो प्रतिनिधित्व है और जो जवाबदेहिता है उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास पैदा होता है, ये जो है सुधार की यहाँ पर गुंजाइश है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका, ये आपका गलत है, और थर्ड को ही आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो वैसे भी आंसर मिल जाता है आपको 1 2 4, फर्स्ट और सेकंड सही है। और लास्ट वन देखते हैं कि चुनाव लड़ने वाला जो कोई अभ्यर्थी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है ना, मतलब नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटर मैंडेट ऑन द डेथ ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट। ये बिल्कुल सही है, तो 1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वन बस गलत था आपका, बी है आंसर इसका। नेक्स्ट वन देखेंगे कि आयकर लगाने, मतलब इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसको उद्ग्रहण करता है और आयकर प्राप्तियों को स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। ठीक है ना, मतलब उसको उद्ग्रहण किया और फिर उनकी प्राप्तियों को स्वयं और राज्यों के बीच में वितरण करेगा। किसकी बात कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स की। आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे उसके बारे में, उससे उसको क्या करिए, उसको वहां से संदर्भित करिए। तो ये कौन लगाता है, सेंटर लगाता है, संघ कर इसको लगाता है, उसको उद्ग्रहण करता है और आय कर प्राप्तियों को स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। बिल्कुल सही बात है, यूनियन ही उसकी लेवाइज करता है, उसको लेवी करता है, उसके बाद कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, किसके किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो यही इसका आंसर भी होगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर भी देख लेते हैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और सब आय की प्राप्तियों को अपने लिए रख लेता है, ऐसा थोड़ी है भैया। और फिर नेक्स्ट वन है कि संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है, लेकिन सभी प्राप्तियों को राज्यों में वितरित कर देता है, ये भी नहीं होगा। और लास्ट वन यह कि केवल आयकर पर लगाया गया अधिकार ही संघ और राज्यों के बीच में बांटा जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला ही स्टेटमेंट सही था, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, 81 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि जो अध्यक्ष है ना, लोकसभा स्पीकर की बात कर रहे हैं, जब आर्टिकल 93 वगैरह देखते होंगे आप लोकसभा स्पीकर के संदर्भ में, तो वहां लिखा है कि भैया अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना क्या कहलाती है, बिल्कुल कंटेक्चुअल है, ये टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन है। आप देखिए कि जो लोकसभा स्पीकर होंगे वो ही सर्वे सर्वा होते हैं सदन के अंदर सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए, और वहां पर वो बहुत पावरफुल होते हैं, आपको पता है। तो इसको क्या बोला जाता है कि अगर कोई सदस्य उठा और उसे वो रोक सकते हैं और वो बैठ जाए, है ना, मतलब उसको बोलने से रोक दिए तो वो बैठ जाएंगे, वो डायरेक्टली वही है कि ईल्डिंग द फ्लोर बोला जाता है उसको, बैठ जाना, है ना, बोलने के लिए रोक दिए तो बैठ गए, उससे उसको आप कनेक्ट करिए। ठीक है ना, तो ईल्डिंग द फ्लोर मतलब बैठ जाने को वो बोला जाता है। इसका आंसर आपका डी होगा, बिल्कुल टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि आर्टिकल 76 में है।
अब इसमें आप 11 माइनस करिए तो एडवोकेट जनरल आ जाएंगे, जो राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं अपन, वो कहाँ होंगे, 165 में होंगे, है ना। इस तरीके से ट्रिक बना के आपको आर्टिकल्स अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है लिखा गया है कि जो पहला स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में, कि वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए जो भी महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा देखिए स्टेटमेंट जो है कि इनके लिए वही जो क्वालिफिकेशंस की बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होती है, बिल्कुल ठीक बात है, ये सरकार के वकील ही तो हैं, ठीक है ना, ये सरकार का मत रखते, सरकार के ये वकील हैं, वैसे इसको समझिए। तीसरा स्टेटमेंट है कि उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो सदन के सदस्य नहीं होते लेकिन उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहां पर वो बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग का इनको राइट नहीं होता। तीसरा गलत है आपका स्टेटमेंट। लास्ट वन ये है कि इनको महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, नहीं भैया, महाभियोग का जो संदर्भ है वो केवल राष्ट्रपति से संदर्भित है, जो आर्टिकल 60 जो आप 1 देखते हैं, उसके बाद जो प्रक्रिया की बात करें तो 56 वगैरह में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, 83rd नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि जो अधिकारियों की, मतलब फंक्शनरीज का मतलब आप अथॉरिटी से समझिए, प्राधिकारी बोलिए इनको, है ना, ज़्यादा अप्रोप्रिएट और उचित शब्द है, वो शब्दावली है। तो पहला लिखा है मंत्रिमंडल सचिव, ये कैबिनेट सचिव हैं, ठीक है ना। जब आईएएस बनते हैं और सबसे जो टॉप मोस्ट जो मतलब पोस्ट है वो आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी है, आप लोगों में से बहुत लोग बनेंगे, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो वही बात कर रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी की। पहला जो पद लिखा है, दूसरा ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मतलब संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, और लास्ट में लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब इनका अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम हमको बताना है, सही अनुक्रम बताना है आपको, है ना, कि इसमें सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है ना, कि भैया इसमें अपने को करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहले आएंगे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, सीजेआई आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, ठीक है, 4 आएंगे। उसके बाद आपके संघीय जो आपके, देखिए इसमें आप उनके सदस्य हो गए जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं ना, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, पहले सीजेआई आ गए, फिर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, उसके बाद आपके आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके बाद आते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, जो ब्यूरोक्रेसी के पूरे मतलब सबसे सर्वे सर्वा हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे लास्ट में। तो 4 3 2 1 इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होगा, जो आप प्रेसिडेंस जिसको बोल रहे हैं आप अग्रता क्रम बोलते हैं, वरीयता क्रम बोलते हैं हिंदी में, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। देखिए फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 280 में बात की गई है, तो इसमें क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण तैयार करना, मतलब वितरण करना, बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रेवेन्यू का बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, बोलते हैं ना भैया कि अभी ये वाला वित्त आयोग है उसमें ये टर्म्स ऑफ जो आप बोलते हैं टीओआर टर्म्स, और मतलब जो किस तरीके की वो टीओआर निकाला है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोला जाता है, उसी आधार पर फिर राजस्व का वितरण किया जाता है ना, उससे राज्यों के हितों का भी क्या करते हैं वो संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो पहला ही जो स्टेटमेंट है वो सही है ना। दूसरा ये वार्षिक बजट अपन ने देख लिया है, वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तीसरा ये कि राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, मुख्य कार्य की बात कर रहे हैं ना, वो मतलब अपने यहाँ के वित्त को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श जरूर दे सकते हैं वित्त आयोग। उसके बाद संघ और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के नियमों का क्या विनियमन करना, ऐसा नहीं है भैया, उनको विनिधान करना ये नहीं है। एलोकेट फंड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये काम उनका थोड़ी है, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, 85 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है। देखिए जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, जनजातियों की अगर संख्या की बात करेंगे आप, तो मध्य प्रदेश में जो है वो बहुत ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश में ही एसटी के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें भी हैं। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, बिहार नहीं है, यूपी नहीं है, यूपी को पॉपुलेशन से लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें एसटी के लिए जो सबसे ज़्यादा राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो मध्य प्रदेश हैं, ठीक है ना। और एससी के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ आरक्षित सीटें हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर आपका डी होगा, एमपी, ठीक है, 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि एक कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, अपने नगर की नगर परिषद मतलब म्यूनिसिपल जो काउंसिल है उसमें चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी। मतलब कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण एक कंडीशन है जिसके कारण उसको मतलब वैधता मिलेगी उस पर मतलब जाने के लिए। तो पहला ये कि वो अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, बिल्कुल भी नहीं है भैया, उसमें प्रिंसिपल की मतलब किस तरीके की परमिशन लेने की ज़रूरत। दूसरा ये कि वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो,
है ना, ये भी कोई मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तीसरा देखिए कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। सही बात है ना, जब उस क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल होगा तभी तो वहाँ पर वो चुनाव लड़ पाएगा, है ना। वहाँ पर चुने जाने का इच्छुक है तो वहाँ पर जाएगा, वो बताएगा, है ना, और वहाँ पर तभी वो वहाँ पर अपनी क्या कर पाएगा, अपनी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित कर पाएगा, भागीदारी को। तो यही इसका आंसर होगा, सी है ना। मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट वन लिखा गया है कि भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करें। ये तो करना ही पड़ता है सबको, ये नॉर्मली क्या है, ये तो आप मूल कर्तव्य वगैरह पढ़ते होंगे तो उसी में सन्निहित है ये, है ना। तो इसका आंसर आपका सी है कि उनका नाम जो है मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उनका नाम फिगर्स होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, और इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग है, स्थानीय निकाय और राज्य जो है आपके 1999 की जो कंडीशन है उस हिसाब से लिया गया है ये, ठीक है ना। तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद की बात की जा रही है। देखिए इसको इंग्लिश में देख लीजिए कि जो जिला परिषद है, जब आप पीआरआईज वगैरह देखते होंगे तो वहाँ ये भी आता होगा कि जिला परिषद एट द सब डिविजनल क्या लेवल पे, सब डिविजनल लेवल। तो ये आपका किस में था, असम में था, ठीक है, बिल्कुल कंटेक्चुअल है। मंडल प्रजा परिषद की बात करेंगे ना, तो आप मंडल जो प्रजा परिषद है आपकी वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक बात है ये। तीसरा ये कि जनजातीय जो परिषद है, ट्राइबल जो काउंसिल्स है वो मेघालय से रिलेटेड है, और ग्राम पंचायतों का अभाव है आपका मिजोरम में, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का जो अभाव है वो कहाँ पर है, मिजोरम में है। तो क्या हो गया आपका, ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया, बिल्कुल कंटेक्चुअल है, और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम क्वेश्चन, और 88 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, और इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो पहला लिखा हुआ है कि गोवा को 1987 में जो है एक फुल स्टेट का क्या मिला, दर्जा मिला, स्टेटस मिला, बिल्कुल ठीक बात है ये, है ना, स्टेटस मिला उनको 1987 में, है ना, एक राज्य का। दूसरा ये कि द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में एक टापू है ना, द्वीप है, एक तरीके के टापू की बात कर रहे हैं वो, है ना। खंबात की खाड़ी आप मैप में देख रहे हैं तो वो वही वाला एरिया है, दूसरा जो लिखा हुआ है। तीसरा ये कि दमन और जो दीव है आपका वो सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन ये है आपका कि दादरा और जो नागर हवेली है ये पहले अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल के तहत था, 1954 तक नहीं भैया, ये पोर्चुगीज के अंतर्गत था, ये पुर्तगालियों के अंतर्गत था, और यही आपका गलत है। बाकी जो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, गलत बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, 89 नंबर का क्वेश्चन है, और अंतरराष्ट्रीय जो संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं और वहां पर आर्टिकल 253 देखते हैं आप वहां पर, तो वहां पर आप देखते होंगे कि ये जो अंतरराष्ट्रीय संधियों को जब लागू करना होता है तो संसद बिना किसी राज्य की सहमति से भी वो उसकी मेन पावर है ना, संघ वहां पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है ना। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है कि सभी राज्यों की सहमति, नहीं भैया इसमें नहीं लेना होता है, नहीं तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। जैसे आप बांग्लादेश वाले इंक्लेव जो अपने यहाँ से एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान हुए थे, आप उसको समझ सकते हैं वहाँ पर कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी वो उसको अपोज कर रही थी, ठीक है ना। हमेशा ये देखते हैं आप साउथ में श्रीलंका के साथ संबंधों में आप देखते हैं किस तरीके से राज्य सरकार वहाँ पर अपना भी प्रभाव डालती हैं, तो ये आपका नहीं है। दूसरा ये कि बहुसंख्यक राज्यों की सहमति, जब वो नहीं होगा तो ये कैसे होगा, मेजॉरिटी स्टेट्स की कंसेंट, बिल्कुल नहीं। संबंधित राज्यों की सहमति, ये भी नहीं है। लास्ट वन है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ये आपका स्पेसिफिक विशेषीकृत अधिकार और प्राधिकार क्षेत्र है किसका, संसद का, ठीक है ना। इसमें राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह को लागू करने के लिए, तो इसका आंसर आपका 89 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, 90th नंबर का क्वेश्चन, और इसमें लिखा है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें से कौन सा एक स्पेसिफिक उसमें से जो भी फीचर था वो युक्त नहीं था, ये पूछ रहा है कौन सा जो फीचर था वो उसमें नहीं था, ठीक है ना, जो स्पेसिफिकली उसमें क्या चिन्हित नहीं किया गया। तो पहला ये कि केंद्र में मतलब साथ ही साथ राज्यों में भी द्वैध शासन, ठीक है ना। ये तो 1919 वाला है ना, आपने देखा होगा कि भैया केंद्र में पहले मतलब द्विसदनी मतलब डायरकी की बात करेंगे, फिर प्रांतों में स्वायत्तता की बात करेंगे। प्रांतों में तो पहला वाला जो है वो 1919 से रिलेटेड है, पहला वाला आपका गलत है, ठीक है। और दूसरा ये कि द्विसदनीय विधानमंडल, ये तो था प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात यहीं पे की गई है, और ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, अखिल भारतीय संघ की। होता भी है, चुनाव भी होता है, फिर सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में जाकर आपकी क्या करते हैं, जब भारत से बिना पूछे यहाँ के लोगों को उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है तो फिर कांग्रेस वहाँ से त्याग पत्र भी दे देती है। 1937 के चुनाव वगैरह मॉडर्न हिस्ट्री में आपने
आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। वो 1919 जो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था उससे रिलेटेड है, डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस, ठीक है ना, ये गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, निम्नलिखित जो कथनों में से कौन सा एक कथन मनी बिल के बारे में सही नहीं है। 110 नंबर का जब आर्टिकल देखते हैं संविधान में, अनुच्छेद 110वें नंबर का जो है आर्टिकल 110, उसमें मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है, उसके आयाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कि धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो पहला ये कि संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि लोकसभा की ही शक्ति इसमें क्या है, मतलब मेन होती है। राज्यसभा को भी धन विधेयक में उतना जो है लोकसभा के संदर्भ में कम शक्तियां प्राप्त है। और जो धन विधेयक है वो लाया जाता है कहां पर, सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, वहीं पर लाया जाता है। तो ये लिखा है संसद के दोनों सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और गलत मतलब जो गलत ही है वही बताना था, तो ए ही आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय लेता है कि वही अंतिम प्राधिकारी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लोकसभा स्पीकर, इसीलिए ये न्यूज में आया था जब आधार बिल को मनी बिल बना के प्रस्तुत किया गया था, तो वहां पर लोकसभा स्पीकर के पद के औचित्य पर प्रश्न उठा कि भैया जो लोकसभा स्पीकर हैं उनको तो आपको पार्टी जो हित है उस दायरे से ऊपर निकलकर निर्णय देना चाहिए, उनको निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है ये फीचर, है ना, इस टाइप की बात थी। वहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और उन्हीं का डोमेन होता है कि कोई विधेयक अगर धन विधेयक है कि नहीं, वही उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, प्राधिकृत करते हैं। ठीक है, तीसरा तो ये सही है। तीसरा ये कि लोकसभा द्वारा पारित कोई भी धन विधेयक है अगर राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो वो उसमें अगर कोई मत देगी या नहीं देगी, लेकिन 14 दिन के अंदर उसको लौटाना होता है, नहीं लौटाएगी तो वैसे ही उसको मान लिया जाता है कि स्वीकृत है। ठीक है ना, जो मैं बता रहा था आपको कि शक्तियां राज्यसभा की लोकसभा के संदर्भ में यहां पर कम है मनी बिल को लेकर। लास्ट वन ये कि राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनकी जो मतलब सहमति है वो एक तरीके से पहले ही ले ली जाती है। ठीक है, तो वो उसको नहीं लौटा सकते पुनर्विचार के लिए, वहां पर कोई वीटो वगैरह पावर का यूज नहीं कर सकते, जो आर्टिकल 111 में 111 में वीटो वगैरह की बात है। ठीक है ना, वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सही है कि लौटा नहीं सकता, तो बी सी डी आपका स्टेटमेंट सही है, और गलत पूछा था इसलिए आंसर आपका ए होगा, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा मनी बिल को। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन क्वेश्चन कि 73rd जो अमेंडमेंट है 1992 का, ठीक है ना, 1992-93 का, वो क्या निर्दिष्ट करता है। तो पहला जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन, ठीक है ना, जो पहला लिखा हुआ है आपका। दूसरा ये कि मंद कृषि मौसम की अवधि में, ठीक है ना, मतलब जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एबल बॉडीज जो कि एडल्ट्स हैं हु आर इन नीड एंड डिजायरस ऑफ वर्क ड्यूरिंग द लीन एग्रीकल्चरल जो आपके सीजन होते हैं। तीसरा ये कि देश में मजबूत और जीवंत जो है आपकी पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। बिल्कुल सही बात है, यही तो है भैया जो 73वां संविधान संशोधन है लाया क्यों गया था, पीआरआई सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, है ना, उनको एक संवैधानिक आधार देके, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रथा तो पुरानी है, आप देख रहे हैं कि 1959 में राजस्थान से, लेकिन अब उसको पंचायत जब अधिनियम लाया गया तो उसको क्या दे दिया गया, उसको एक तरीके से मान्यता दे दी गई, संविधान से उसको शक्ति अब क्या हो रही है, निर्दिष्ट हो रही है। ठीक है, तो देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखने के लिए ही 73rd पीआरआई सिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके थ्रू फिर आप देखेंगे कि 243 आर्टिकल देखेंगे वहां पर, और जो अपने यहाँ 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी जाएगी, तो इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, लास्ट वन है कि जीवन का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा, तो ये सब नहीं है उसमें, इसका आंसर यही है कि पंचायती राज संस्थाओं को की बुनियाद रखना था, तो 92 का आंसर आपका सी हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखेंगे, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। कौन, राज्य करेगा, कि भैया जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में दी जानी चाहिए। देखिए इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लर्निंग होती है वो आपकी मदर टंग में ज़्यादा होती है। इसका प्रावधान आपका आर्टिकल 350A में किया गया है, जो कि सी में दिया गया है, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप आर्टिकल 350A मानिएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, 93rd का आंसर आपका सी होगा, आर्टिकल 350A। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक राज्य बंदोबस्त करेगा यथासंभव। ठीक है ना, तो 93 का आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, कानून और तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है ना, अपनी पहल पे नहीं भैया, जब मांगेंगे तब तो देंगे, परामर्श है ना, परामर्श बिना मांगे थोड़ी दे देते हैं, मतलब कहीं कहीं लोग दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका वो उच्चतम न्यायालय जो है कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को
जब तक वो मांगे नहीं किसी संविधान के विषय पर उनसे अपनी परामर्श, तब तक वो नहीं देंगे, ठीक है ना, पहल पे नहीं देंगे, तो पहला गलत है। दूसरा ये कि तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि तभी जब वह मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से, ऐसा नहीं है। जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है, ऐसा भी नहीं है। तो 94 का बी होगा। जब राष्ट्रपति किसी विधि के विषय पर कोई मतलब चीज़, अगर वो उनको लगता है उनको कि इस तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट से विधि के संबंध में कोई परामर्श चाहिए, तो वो उनसे बोलते हैं, तभी वो उनको देंगे। और वो आर्टिकल है आपका 143, जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं ना, बाध्यकारी वगैरह नहीं होता वो उन पर जो भी परामर्श दे। तो 94 का बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं आपके, जो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, कंट्रोलर और जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा जो भी फंक्शंस किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें क्या मतलब कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो नीचे दिए में से नहीं है, है ना, नहीं बताना है, जो है वो नहीं बताना है। मतलब इसमें से नहीं, जो वो जिन कर्तव्यों का निर्वहन वो नहीं कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना। पहला ये कि भारत की जो संचित निधि है उनसे होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और इनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही बात है। व्यय की मतलब जो खर्च कर दिया गया, एक्सपेंडिचर कर दिया गया उस पर है ना, संचित निधि पर भी है, आकस्मिकता निधि पर भी है और लोक लेखा पे। मैंने आपको 3 फंड बताए थे, आर्टिकल 266 में 2 फंड बताए थे आपको, संचित निधि और जो आपका लोक लेखा हो गया। और कंटीजेंसी जिसको आकस्मिकता निधि बोल रहे हैं, जो कार्यपालिका के अधीन होता है राष्ट्रपति जी के, वो आर्टिकल 267 में है, ठीक है। तो जो आपका तीनों से करते हैं। तो आकस्मिकता निधि दूसरा स्टेटमेंट है ना, कंटिजेंसी फंड है ये। और जो पब्लिक फंड है आपका, पब्लिक जो आपका अकाउंट है, लोक लेखा है, उनसे होने वाले जो सभी व्ययों की लेखा का परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन करना, ये दोनों काम तो वो करते हैं। तीसरा ये कि जो पीएसयूज के जैसे व्यापार है, निर्माण लाभ है और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन करना, ठीक है, ये भी करते हैं पीएसयूज वगैरह की भी आप देखते होंगे। लास्ट जो स्टेटमेंट है कि टू कंट्रोल द रेसिप्ट्स एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू एंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन द एक्सचेकर। भैया ये काम नहीं है कि ये सुनिश्चित करें कि जो आपकी सार्वजनिक धन की प्राप्ति हो रही है और निर्गम का जो नियंत्रण है वो ये नहीं करते हैं, और ना ही ये सुनिश्चित करते हैं कि वो है जो वो आ रहा है निर्गम वो सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो ये फंक्शन उनका नहीं है। 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर का। जो 4th शेड्यूल है हमारी, चौथी जो अनुसूची है, उसमें क्या भारत के संविधान में जो चौथी अनुसूची है, 4th शेड्यूल, उसमें क्या वर्णन है, ठीक है। तो उसमें देखिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। अनुसूची वगैरह आप रेगुलर देखा करिए तो आपको याद भी हो जाएगी। 4th में जो है आपका क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन है ना। 5वां भी आप जनजाति से संबंधित है, 6वें भी है ना। 7वीं जो है आपका वो राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, 8वीं भाषा से रिलेटेड है ना। 9वीं भूमि सुधार से, 10वीं दल बदल, 11वीं आपकी पीआरआई और 12th जो है आपकी वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। पहले में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। तो आप देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें जो 4th शेड्यूल है उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। पहला लिखा है कि संघ शक्तियों, स्टेटमेंट देखिए कि इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। ये तो आपकी 7th शेड्यूल है ना, जिसमें आपकी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के रूप में, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा, ये संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं, ये तो 8वीं हो गई ना आपकी अनुसूची। तीसरा ये कि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन, ये तो 5वीं या 6वीं जो आपकी अनुसूची है उसमें है, ठीक है ना। तो पेशा वाले जो मैक्सिमम है वो 5th आपके शेड्यूल में है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है आपका वो 4th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय जो संसद है वो किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। मतलब पार्लियामेंट्री जो है अपना एक्सरसाइज करती कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। कार्यपालिका पर किस तरीके से वो नियंत्रण स्थापित करती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि भैया किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पर, उनके प्रशासन पर किस तरीके से नियंत्रण करती है। तो वो पार्लियामेंट्री कमेटीज के माध्यम से, आप डिफरेंट टाइप्स की पार्लियामेंट्री कमेटीज का नाम सुनते हैं, यही इसका आंसर भी होगा। 97 का जो आंसर होगा आपका वो ए होगा, ठीक है। संसदीय समितियों के माध्यम से करती है, ठीक है। दूसरा लिखा है परामर्शदायी समितियों के माध्यम से, नहीं भैया। तीसरा लिखा है कि उनको आवधिक जो है प्रतिवेदन भेज के, है ना, पीरियोडिक रिपोर्ट्स भेज के, ये भी नहीं करती है। और कार्यपालिका के रिट जारी करने, तो ये तीनों संदर्भित नहीं है। डायरेक्टली वो पार्लियामेंट्री कमेटीज के माध्यम से संसद वहां पर प्रशासन पर नियंत्रण करती है, अपना नियंत्रण स्थापित करती है, उसी से चेक एंड बैलेंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में यहाँ पर कथनों पर विचार करना। पहला ये कि भारत में 5 समुदाय हैं, 6 हैं भैया। पहला ये गलत यहीं से हो गया। मुस्लिम, सिख और जो क्रिश्चियन है, मतलब सिख के बाद जो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और जैन भी हैं, ठीक है। और तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया,
ठीक है। दूसरा ये कि 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब स्टैच्यूरी स्टेटस, ये आपको 1992 में दिया गया था, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है वो दोनों ही गलत हो गया। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि जो सबसे छोटा हमारे यहाँ रिलीजियस कम्युनिटी बोला जाता है पारसी समुदाय, स्मॉलेस्ट है रिलीजियस जो आपका माइनॉरिटी जो है हमारे यहाँ, है ना, वो आपको क्या है, पारसी समुदाय है। तो ये सही है आपका। और लास्ट वन जो है आपका कि भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है, वही आर्टिकल 29-30 की बात है जो अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स सही है आपके और आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लोकल बॉडीज हैं उन पर नियंत्रण किस तरीके से राज्य सरकार का नहीं होता, मतलब इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडीज। तो पहला लिखा है कि सिटीजन्स ग्रीवांस, मतलब जो ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म वगैरह आप देखते होंगे, नागरिकों की शिकायतें, इसी पर नियंत्रण नहीं होगा। दूसरा देखिए आर्थिक मामलों पर तो होता है ना, वो राजा किस तरीके से उनको मतलब वित्तीय प्रोवाइड करा रहे हैं। तीसरा ये विधि निर्माण में भी और कार्मिकों के मामलों में भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 99 का वो ए हो जाएगा, क्योंकि सिटीजन्स ग्रीवांस पर किसी तरीके से उनका नियंत्रण नहीं होता है। तो उपलब्ध विकल्पों में इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, नागरिकों की शिकायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो उच्च न्यायालयों के संदर्भ में यहां पर क्वेश्चन कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। पहला ये कि देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। देखिए अभी हमारे यहाँ 25 हैं, ठीक है। जब से आप आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, तेलंगाना जो देख रहे हैं ना, अलग हो गया, 24 थे आप 25 हो गए हैं। तो 18 उच्च न्यायालय, ये तो गलत है आपका, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप, ठीक है। अब दो बचे आपके। तो देखिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखिए आप, क्योंकि 2, 4 और 4 है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो आपके जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, वो किस उम्र तक अपना पद धारण कर सकते हैं, उसके बाद रिटायर होंगे। तो 62 एज है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। देखिए समझिएगा, राज्य की बात कर रहे हैं, ये यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप राज्य की बात करेंगे तो जैसे पंजाब हो गया आपका और हरियाणा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों आ गया, तो एक यूटी हो गई ना। तो एक से अधिक राज्य वाले एक तो ये हो गए। दूसरा आप देखेंगे कि आप देखेंगे जैसे मद्रास है तो तमिलनाडु और पुडुचेरी, लेकिन पुडुचेरी तो आपकी यूटी हो गई। केरल देखेंगे, केरल और लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप यूटी हो गई आपकी। जम्मू कश्मीर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब तो वो भी यूटीज की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आपका बंबई हाई कोर्ट है तो वो महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दादरा और नागर हवेली। तो दादरा और नागर हवेली हटा देंगे तो महाराष्ट्र और गोवा 2 राज्य हो गए। तो राज्यों के बारे में पूछे तो एक राज्य से अधिक पर 3 का क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। जो आपका बंबई हो गया वो हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा आप गुवाहाटी देख लेंगे, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से संदर्भित है वो। और उसके अलावा अगर आप देख लेंगे तो कौन सा देख लेंगे आप, जो पंजाब और हरियाणा वाला देख लेंगे, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। वैसे आप देखेंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। मद्रास भी है, तमिलनाडु, यूटी अगर मिला लें तो एक से अधिक में 6 आ जाएंगे फिर, है ना, क्योंकि उसमें मद्रास भी है, आपका वेस्ट बंगाल वाला, अंडमान निकोबार वाला आ जाएगा, है ना, ठीक है, कलकत्ता वाला जो है आपका, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। तीसरा ये कि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, मतलब हाई कोर्ट नहीं है। तो दिल्ली में है ना भैया, दिल्ली में हाई कोर्ट उसका अपना है, ठीक है ना। तो दिल्ली में है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है और आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 101st नंबर के क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।